हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और हम लोग का क्लास 11 का जो वन शॉट सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। अगर आप बच्चे क्लास 11 वाले हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपने चीजों को जो पढ़ा हुआ है वो अगर आपके दिमाग से ना उतरना चाहे और उसके लिए आप अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि नहीं बात। और बैंक समाधान विवरण और इसमें जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है, अभी तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ा वो सब कुछ आपके क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना बात। उसको पढ़े रहेंगे तभी आपका क्लास 11 मजबूत रहेगा और अगर क्लास 11 मजबूत है तभी आपका क्लास 12 भी मजबूत हो पाएगा। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी क्लासेस हम लोग की चल रही है और हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं तो देखो भाई, लेखा शास्त्र हम लोग का सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, और हम उसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो है आज के टॉपिक्स कौन कौन है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग का चैप्टर बैंक समाधान है, बैंक समाधान विवरण जिसको बीआरएस भी कहते हैं यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कि बैंक समाधान विवरण का अपना अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है ये जानेंगे। फिर रोकड़ बही के शेष रोकड़ बही के बैंक से हमारा जो कैश बुक बनता है, इसके पहले आपने कैश बुक पढ़ा ना, इसके पहले आपको हमने कैश बुक बताया ना, तो हमारा जो कैश बुक बनता है उस कैश बुक में हमारे जो है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होते हैं। तो जहां डबल कॉलम और या जहां ट्रिपल कॉलम है वहां पर एक कॉलम बैंक कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है ना, यानी रोकड़ बही के अंदर बैंक का भी हिसाब किताब लिखा जाता है। बात समझ में आए तो। और रोकड़ बही में लिखता कौन है, तो रोकड़ बही में हम लोग लिखते हैं, हम लोग का मतलब एक व्यापारी, एक ग्राहक वो लिखता है, बैंक का ग्राहक जो है वो रोकड़ बही में हिसाब किताब करता है, ठीक बात। और पासबुक में जो हमारा पैसा बैंक में जमा होता है उसके बदले हमें पासबुक मिलता है, और पासबुक में लेखांकन कौन करता है, पासबुक में लेखांकन बैंक करता है। यानी एक ही काम को करने वाले दो लोग हैं। हमारा बैंक का जो हिसाब किताब है, बैंक के अंदर हमारे जो पैसा बचा है, हमारे बैंक के अंदर जो पैसा है वो कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है उसका जो हिसाब किताब हो रहा है वो पासबुक में बैंक वाला कर रहा है और कैशबुक में व्यापारी खुद अपने यहां करा रहा है। अब इनमें क्या होता है, अब जाहिर सी बात है इनमें कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से इन दोनों के शेष में अंतर हो जाता है। यानी बैंक का बैलेंस पासबुक में कुछ और शो कर रहा है और बैंक का बैलेंस कैशबुक में कुछ और शो कर रहा है। अब इन्हीं दोनों बैलेंस को मिलाने के लिए हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण, तो इस विवरण पत्र को बनाया जाता है। बात समझे, इन्हीं दोनों अंतर को मिलाने के लिए क्या कारण है, किस वजह से ये अंतर है, वो अंतर के कारण को ढूंढा जाता है और उसका समाधान किया जाता है, ठीक बात। तो इसके लिए बनता है। अब यही बात है कि यहां पर इसीलिए बोला कि रोकड़ बही के बैंक शेष और पासबुक के जो है शेष, इन दोनों में जो अंतर के कारण जितने हो सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उतने कारण भी आपको यहां पे बताया जाएगा। और उसके बाद जो है बैंक समाधान विवरण बनाने की विधियां, और इसके बाद जो हमारा बैंक समाधान विवरण बनता है वो किन किन विधियों से बनता है। वैसे विधियां वैसे कुछ बड़ी बात नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि विधियां क्या है एक्चुअल में ये जिस शेष से बैंक हमारा उसकी शुरुआत होती है बीआरएस की, उसी के हिसाब से ये विधियां बनाया गया है। तो चार प्रकार के शेष मिल जाते हैं, एक रोकड़ बही का बैंक शेष जिसे हम लोग बैंक बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। एक हमारा रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। एक हमारा पासबुक का बैंक से और फिर हमारा पासबुक का बैंक अधिविकर्ष। तो इस प्रकार से हमारे टोटल चार शेष हो जाते हैं और चारों शेष के हिसाब से हम लोग का लेखांकन होता है, हम लोग सारे के सारे काम को करते हैं, ठीक बात। तो हम लोग ये चीज को देखा जाएगा, आगे समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो भाई हमारा चैप्टर का नाम है बैंक समाधान विवरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है और शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टकट में इसको बीआरएस कहा जाता है, ठीक बात। तो ये हम लोग का चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये बैंक समाधान विवरण जो है वो होता क्या, इसका अर्थ जानेंगे। अब अर्थ में आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, क्योंकि देखिए ये चीजें समझाने वाला ज्यादा है, ठीक है, समझाने वाला ज्यादा है और लिखवाने वाला कम है ना बात। अगर हम अर्थ की बात करें तो हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको पहले ये बताया है कि हमारे पास जो है ना, हम लोग जो है दो चीजें यहां पर रखते हैं। एक हमारा होता है कैश बुक, ठीक है, एक हमारा होता है कैश बुक, फिर दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है पासबुक। अब इन दोनों चीजों की जब बात करेंगे तो हमारा होता क्या है कि जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो उस कैश बुक में भी हमारा एक कॉलम बनता है जिसे हम लोग बैंक कॉलम कहते हैं और इसके अंदर हम लोग अपने बैंक का हिसाब किताब करते हैं। तो यहां पर हमारा बैंक का बैलेंस निकलता है, ठीक है। बैंक कॉलम हमारा जो होता है, बात समझे, उसमें हमारा क्या निकलता है, बैंक का बैलेंस निकलता है कि बैंक बैलेंस क्या है, बैंक में कितना पैसा बचा है, कितना पैसा है, ठीक है, ये काम होता है, ठीक बात। दूसरी बात अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक के अंदर हमारा जो है सारा का सारा हिसाब बैंक के अधिकारी लोग करते हैं, बैंक वाले करते हैं, और इसके अंदर भी अंतिम तौर पे हमें बैंक का बैलेंस ही प्राप्त होता है। इसमें भी हमें क्या मिलता है, बैंक का बैलेंस भी प्राप्त होता है। तो दो जगह हम लोग को बैंक का बैलेंस प्राप्त हो रहा है, एक हमारा कैशबुक से हमें बैंक का बैलेंस प्राप्त हो रहा है, दूसरा हमारा पासबुक के बैंक का बैलेंस प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों से प्राप्त हो रहा है। अब हो क्या जाता है कि ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंस डिफरेंट हो जाते हैं, है ना बात।
तो फिर इन्हीं दोनों अंतर को मिलाने के लिए जिस विवरण पत्र का प्रयोग किया जाता है उसी विवरण पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन इसी हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन बन सकता है ना क्या, रोकड़ बही के बैंक शेष, ठीक है, रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के बैंक शेष, ठीक है, तथा पासबुक के बैंक शेष में आने वाले अंतर को मिलान करने के लिए, ठीक है, को मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है, ठीक है, जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं, उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं या विवरण कहते हैं। ठीक है, बस यही इसका अर्थ हो गया, है ना बात। जो बातें हमने आपको यहाँ पे समझाया उसी बातों को हमने यहाँ पे लिख दिया शब्दों के अनुसार। तो अब आपका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैंक समाधान विवरण का एक सिंपल सा अर्थ हो गया। ठीक है, अब इसे आप बहुत तरीके से बता सकते हैं, पूरी कहानी के रूप में भी बता सकते हैं कि बैंक में हम लोग क्या, कैशबुक में कैसे बैंक शेष निकलता है, पासबुक में कैसे बैंक शेष निकलता है, कैसे उन दोनों के बीच में अंतर होता है, किस प्रकार से हमारा इसका हम लोग विवरण समाधान के लिए एक विवरण पत्र बनाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी चीज को अलग अलग विद्वानों ने भी बताया, तो जिसमें से हमने कार्टर का परिभाषा यहाँ पे रखा है। तो कार्टर ने कैसे बताया कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है तो कार्टर के अनुसार देखा जाए तो बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी ग्राहक द्वारा पासबुक के शेष का रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक शेष से मिलान करने के लिए किसी विशेष तिथि को बनाया जाता है। अब इसमें भी वही बात बताया ना कि पासबुक का शेष और रोकड़ बही का शेष उन दोनों को मिलान करने के लिए एक विशेष तिथि पे बनाया जाता है। अब विशेष तिथि क्या होता है, तो यहां पर विशेष तिथि वो तिथि हो सकता है जिस तिथि पे हमारा बीआरएस बनाया जा रहा है, और ये कुछ निश्चित नहीं है। जैसे आगे चल के आप लोग अंतिम खाते पढ़ेंगे और शायद पढ़े भी होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, तो अंतिम खाते जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको पता है कि अंतिम खाते वर्ष के अंत में बनाया जाता है ना बात। बीआरएस कब बनाया जाता है, तो बीआरएस आपका किसी भी निश्चित तिथि को बनाया जा सकता है, किसी भी, जैसे आपने जो है 30 अप्रैल को बना दिया, आपका मन है तो आपने जो है 30 जून को बना दिया, आपका मन है तो आपने जो है 31 अक्टूबर को बना दिया, आपका मन है तो आपने 31 दिसंबर को बना दिया। तो ये अपने मन के अनुसार है कि जब वो बैंक शेष और पासबुक का शेष जो है, ठीक है, पासबुक का शेष और रोकड़ बही का शेष जब मिलान के, जब दोनों में अंतर मिला तो उसे समाधान के लिए वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष तिथि क्या है, विशेष तिथि यही है कि किसी भी डेट को हम आधार बना करके बीआरएस बनाया जा सकता है। ठीक बात, क्लियर है। तो ये हो गया बीआरएस के बारे में कि बीआरएस क्या होता है। बीआरएस है हमारा रोकड़ बही और पासबुक इन दोनों के बैंक शेष के अंतर के मिलान के लिए बनाया गया विवरण पत्र। ठीक बात, चले भाई, तो ये तो बातें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात होता है कि आखिर में ये अंतर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के शेष में अंतर के कारण, आखिर में ये अंतर क्यों होते हैं, उसके क्या क्या कारण है। तो उसके अनेकों कारण हैं, अनेकों घटनाएं हैं, वो आप एकदम प्रैक्टिकल दुनिया में जब जाएंगे, आप जब अपने तरीके से जब इस चीज को करना होगा फ्यूचर में, अगर आप अकाउंटेंट वगैरह बनते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को भी चलाते हैं और आपको ये अनुभव है, ये नॉलेज है, और आप उसके बाद आप उसको देखते हैं, तो आपको बहुत से कारण वैसे मिल जाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन यहां पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत से जो है कारण हैं जो बार बार आपको मिलेंगे, उसी तरह के आपके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो इसलिए यहां पर उन्हीं कारणों के बारे में यहां उल्लेख है। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोला, रोकड़ बही तथा पासबुक के लेखे पूर्णतः शुद्ध होने पर भी निम्नलिखित कारणों से दोनों में अंतर हो सकता है। अगर वो दोनों पूरी तरह से शुद्ध है तब भी अंतर हो सकता है, और दोनों जो है अगर कुछ गलतियां है तो उसकी वजह से अंतर का कारण तो हो गई। ठीक है, तो दोनों वजह से हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला, तो सबसे पहला बात करते हैं कि चेक जो निर्मित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब देखिए सभी कारण को पढ़ने के लिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं एक सीबी, सीबी का मतलब हो गया कैश बुक, और एक बोलते हैं पीबी, पीबी का मतलब हो गया पासबुक। ठीक है, सीबी और पीबी। अब एक प्रैक्टिकल बात आप समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देकर समझिएगा। क्या, अगर हमारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा तो हम उसको प्लस कहेंगे। अगर किसी भी घटना की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया तो हम उसको प्लस कहेंगे। ठीक है, यानी वो ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है। तो जाहिर बात है जब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा यानी वो प्लस हो रहा है, तो उसके अपोजिट में हमारा जो पासबुक है उसका बैलेंस क्या होगा, उसका बैलेंस कम शो करेगा।
भाई अगर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा ना, उल्टा तो होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो हमारा अगर ज्यादा होगा तो उसको हम प्लस कहेंगे, तो अपोजिट वाला अपने आप क्या होगा, अपोजिट वाला अपने आप माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है ना। अगर कैशबुक ज्यादा हो रहा है तो पासबुक प्लस, अगर कैशबुक ज्यादा हो रहा है तो कैशबुक को प्लस करेंगे, और पासबुक कम हो रहा है तो पासबुक को माइनस करेंगे। और यदि किसी घटना की वजह से उल्टा, यदि किसी घटना की वजह से हमारा अगर ये पासबुक ज्यादा हो जा रहा है, यानी पासबुक में चीजें बढ़ रहा है, तो उसके अपोजिट हमारा कैशबुक में बैलेंस कम शो करेगा, जिसको हम लोग माइनस के तहत ट्रीट करेंगे। बात क्लियर है। अगर किसी भी घटना की वजह से पासबुक का बैलेंस कम है तो ये कम होगा, तो ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा। और यदि किसी घटना की वजह से हमारा कैशबुक का बोलना था, यदि किसी घटना की वजह से कैशबुक का बैलेंस कम है तो पासबुक का बैलेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगा। और यदि किसी घटना की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस कम है तो कैशबुक का बैलेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको बस इतना ही समझना है कि अगर कुछ भी घटना घटित होती है और कैशबुक में उसका असर है तो उसका अपोजिट असर पासबुक में जाएगा। अगर कोई भी घटना घटित होती है, अगर उसका असर पासबुक में है तो उसका उल्टा अपोजिट असर जाएगा हमारा कैशबुक में। अंतर हो रहा है तो अंतर के कारण के तौर पे। तो चलिए, जैसे पहला वाला अंतर से आपको इस बात को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला बोल रहा है चेक जो निर्मित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो इस चीज को इस तरह से समझिए, जैसे हमारा सीबी और पीबी हो गया। ठीक है, सीबी और पीबी हो गया। अब चेक अगर आप निर्गमित करेंगे, आप व्यापारी हैं, आप चेक काट करके दे रहे हैं। निर्गमित करने का मतलब क्या है, चेक आपने काट कर दिया किसी को भुगतान के लिए। जैसे हमारा नाम विजय है, हमने किसी राम और श्याम नाम का कोई व्यक्ति था, हमारे पास हमारा ग्राहक था, उसे हमें भुगतान करना था, मतलब हम उससे सामान लिए थे, उसे हमें भुगतान करना था। तो हमने क्या किया, हमने उसे भुगतान चेक काट करके दिया। बात समझे, हमने उसे भुगतान क्या किया, चेक काट करके दिया। तो चेक निर्गमित करने का मतलब यही है कि चेक काट करके उसको देना भुगतान के लिए। अब जब हमने चेक काट करके उसे भुगतान के लिए दिया तो हम क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे ना कि हमारा पैसा घट गया, सोचेंगे ही नहीं। हम यही ना मानेंगे कि हमने उसे पैसा दिया मतलब हमारा पैसा गया, मानेंगे। तो हम अपने यहाँ कैशबुक में हम लेखा करते हैं, पासबुक में बैंक लेखा करता है। तो हम अपने यहाँ कैशबुक में क्या करेंगे, हम तो अपने यहाँ कैशबुक में यही सोचेंगे ना कि हमारा पैसा कम हो गया। बोलिए, यही ना सोचेंगे कि हमारा पैसा कम हो गया क्योंकि हमने चेक काट करके दिया है। लेकिन आगे बोला किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। भुगतान के लिए प्रस्तुत ना होने का मतलब वो बैंक के पास गया ही नहीं पैसा लेने के लिए। अब चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है ना, है कि नहीं बात। अब वो उस समय हमने जब लेखांकन कर दिया अपने पास और हम कुछ महीने बाद जब बीआरएस बना लेते तो अभी तक वो चेक भुगतान के लिए गया ही नहीं है। चेक का भुगतान कराने के लिए वो बैंक के पास गया ही नहीं, तो पासबुक में पैसा क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा कि नहीं। ठीक है, तो कैशबुक में पैसा कम शो करेगा और पासबुक में पैसा ज्यादा शो करेगा, यानी इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, यहां माइनस यहां प्लस। ये बात क्लियर है, पहला अंतर का कारण। इसी तरह सारे अंतर के कारण पढ़ना है। दूसरा हमारा है क्या, चेक जो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुए। दूसरा यहां पर बोल रहा है कि हमारा जो है चेक बैंक में हम लोग जमा कराएं। ठीक है, संग्रह का मतलब क्या होता है, जमा कराना। ठीक है, संग्रह के लिए जमा कराया किंतु वसूल नहीं हुए, मतलब कलेक्शन के लिए उसका पैसा हमने, जैसे हमारे पास चेक है, अब हमारे पास चेक है तो कागज रहेगा, अगर उसे कैश में कन्वर्ट करना हो तो बैंक के पास ले जाना पड़ेगा ना। तो दो तरीके से होता है, एक हम काउंटर पे लेके कैश ले ले डायरेक्ट हाथों हाथ, और दूसरा क्या होता है उस चेक को हम लोग जमा कर दिए और उस पैसा को बैंक वाला कलेक्ट करके बैंक के अकाउंट के अंदर हमारे डाल देगा। आपने चेक बॉक्स में जैसे डाला होगा ना, कभी ना कभी चेक जमा किया है कि नहीं आप लोगों ने। तो आप अगर चेक जमा करते चेक बॉक्स में डालते हैं तो कुछ समय बाद आपका वो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, ये होता है ना बात। तो यहां पर यही बात है कि क्या हो रहा है कि चेक जो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराएं, हमने अपने चेक को बैंक में रखा था, संग्रह के लिए भेज दिया था कि वो जमा कर देना मेरा पैसा। ठीक है, किंतु वसूल नहीं हुए, यानी वसूल नहीं मतलब वो अभी तक जमा नहीं हुए, उसका पैसा वसूल नहीं हो पाया, ये बात हो गया। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजेंगे तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हमने चेक जमा कर दिया तो मेरा पैसा बढ़ गया, हम तो यही सोचेंगे। किंतु वहां पे वसूल नहीं हुआ है, वहां पे पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे पैसा क्या रहेगा, कम रहेगा। बात क्लियर है, समझ में आया। इसके जस्ट उल्टा है, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, क्योंकि यहां पर हम लोग चेक निर्गमित किया था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर चेक जमा किया तो यहां पर प्लस यहां पर माइनस। बात क्लियर है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा बात करेंगे क्या है कि चेक जो ग्राहक को दिया किंतु तिरस्कृत हो गया। चेक जो ग्राहक को दिया किंतु तिरस्कृत हो गया, यानी अनादरित हो गया। ठीक है, अब इसका भी क्या होगा, अब इसका भी यही होगा कि हमने जो है चेक ग्राहक को दिया था, तो जब हम चेक ग्राहक को देंगे तो क्या होना है, हमारे यहाँ जो है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने चेक काट करके दिया है ग्राहक को ना, हमने चेक काट करके ग्राहक को दिया था तो वो हो गया। लेकिन वो तिरस्कृत हो गया, अनादरित हो गया, यानी बैंक ने उसका पैसा भुगतान नहीं किया, तो बैंक में पैसा हमारा क्या बढ़ा रह गया। ठीक है, तो पासबुक में हमारा पैसा ज्यादा शो करेगा, हमारे यहाँ पैसा कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु तिरस्कृत हो गया। सेम उसी तरह है, चेक जो है संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु तिरस्कृत हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि चेक अगर हम
संग्रह के लिए बैंक में भेजेंगे तो हम अपने यहाँ बढ़ा दिए होंगे, लेकिन तिरस्कृत हो गया यानी वहां पे जमा नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे घटा रह गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु रोकड़ वही में नहीं लिखा गया। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक गलती हुआ कि आपने लिखना ही छोड़ दिया, भूल गए आप लिखना। ठीक है, तो क्या बात हो रहा है कि चेक जो है संग्रह के लिए बैंक में भेजा किंतु रोकड़ वही में नहीं लिखा। अगर रोकड़ वही में नहीं लिखा और हम संग्रह के लिए चेक को बैंक में भेज दिए, अब यहां पर ऐसे बोलने का मतलब बैंक वाला उस पैसे को जमा भी कर लिया, तो बैंक जब पैसे को जमा कर लेगा तो उसका बैंक में तो पैसा बढ़ गया, कैशबुक में मतलब पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ शो करेगा, क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा कर दिया था और रोकड़ में हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो हमारा बैंक में यानी पासबुक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन कैशबुक में हम लिखना भूल गए थे, तो कैशबुक में हमारा पैसा वो कम शो कर रहा है। ठीक बात। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, फिर नेक्स्ट है चेक जो रोकड़ बही में तो लिखा गया किंतु बैंक भेजने से रह गया। अब जस्ट उल्टा, अब रोकड़ बही में लिख दिया, बैंक में भेजने से रह गया। ठीक है, तो सोचिए इतना भयंकर भयंकर ये सब मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि चेक जो रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक भेजने से रह गया, यानी अब रोकड़ बही में हम लिख दिए तो अपने यहां बढ़ा दिए थे, ये सोच करके कि हमने पैसा भेज दिया। ठीक है, ये सोच करके हमने पैसा भेज दिया, लेकिन हम बैंक भेजना ही रह गया। अब बैंक में भेजेंगे नहीं तो अपने आप तो जमा तो होगा नहीं वहां, इसलिए वहां पर क्या हुआ, वहां पर पैसा कम शो कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब देखिए बैंक से तरफ से दो प्रकार के ब्याज लगते हैं, अब उन ब्याज के बारे में समझिएगा। ठीक है, बैंक की तरफ से दो तरह का ब्याज होता है, एक होता है जमा पर ब्याज, एक होता है हमारा जमा पर ब्याज, और दूसरा होता है अधिविकर्ष पर ब्याज। ठीक है, दो ब्याज होता है बैंक का, जमा पर ब्याज और अधिविकर्ष पर ब्याज। ठीक है, बात क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये दो प्रकार के ब्याज होते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें क्या, जमा पर ब्याज, तो जमा पर ब्याज का मतलब होता है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया है, सभी लोग जमा करते हैं, आप भी जमा किए होंगे, हम भी जमा करते हैं, सब लोग जमा करते हैं। अब उस जमा किए गए पैसे पे बैंक हमको क्या करता है, हमको ब्याज देता है, हमें उस पर ब्याज मिलता है, जिसकी वजह से बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो जमा पर ब्याज से क्या होता है, बैंक में धनराशि बढ़ जाता है, बैंक में धन की वृद्धि होती है। ठीक है, बात समझे, बात समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है ना, क्योंकि जमा पर ब्याज है, हमने पैसा डाला हुआ है, उस पर हमें ब्याज लग रहा है, अगर हमें यहाँ 3,000 रुपए है, उस पर जो है कुछ ब्याज मिलेगा तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा उससे, यही होता है जमा पर ब्याज। क्लियर है, तो जमा पर ब्याज से बैंक में धनराशि की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बैंक में पैसा बढ़ जाता है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल बात है, ये हमारे पैसे को बढ़ा रहा है कि नहीं, बात क्लियर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, समझ में आ रहा है। यानी इसका असर क्या होगा, इसका असर यही होगा ना कि ये पासबुक में प्लस करेगा, इसका असर तो यही होगा कि ये पासबुक में प्लस करेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन दूसरी बात करते हैं अधिविकर्ष पर ब्याज। अब अधिविकर्ष पे ब्याज की बात जब भी करेंगे तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि सर अधिविकर्ष क्या होता है। तो देखो भाई, अधिविकर्ष एक सुविधा है जो बैंक द्वारा व्यापारी जो ग्राहक होते हैं उसके, बैंक में हर तरह के ग्राहक होते हैं ना, जैसे आम वेतनभोगी लोग हो सकते हैं, आम आदमी हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, उसी तरह बैंक का ग्राहक एक व्यापारी भी होता है। ठीक है, और व्यापारियों द्वारा जो खाता खोला जाता है उस खाते को हम लोग कहते हैं चालू खाता। क्या कहते हैं, चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक है, व्यापारी लोग जो खाता खोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। तो व्यापारियों के द्वारा खोले गए चालू खाता यानी करंट अकाउंट, उसमें एक सुविधा दी जाती है बैंक के द्वारा, और वो सुविधा क्या होता है, वो सुविधा ये होता है कि आप जितना पैसा उसमें जमा रखे हो उससे ज्यादा निकाल सकते हो, समझे, मतलब जितना पैसा आपने उसमें डिपॉजिट करके रखा है, उसमें जमा करके रखा है, आप उससे ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हैं, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ज्यादा निकालने, ऐसा नहीं है, एक लिमिट तक आप उससे ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने जो है बैंक में जमा किया 10,000 रुपए, ठीक है, आपने बैंक में जमा किया 10,000 रुपए और चालू खाता ग्राहक है, तो और आपने क्या किया, आपने जो है 15,000 रुपए निकाल लिया, आपने जो है क्या कर लिया, 15,000 रुपए निकाल लिया। तो इस दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना, 5,000, ये 5,000 रुपए क्या है, यही 5,000 रुपए आपका अधिविकर्ष है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये कहते हैं ओडी शॉर्टकट में। बात क्लियर है, समझ में आया। अब एक कॉमन सेंस की बात है भाई, आप बताइए ये पैसा क्या होगा, ये पैसा एक प्रकार से ये नहीं होगा कि आपने बैंक से लोन ले लिया है, ऋण ले लिया है, होगा कि नहीं, होगा ना, है कि नहीं बात। तो यही हमारा जो है ना, ये एक प्रकार से ऋण होता है अधिविकर्ष, और अधिविकर्ष पे जब ब्याज लगेगा तो यानी वो ऋण पर ब्याज है, और ऋण पर ब्याज बताइए बैंक वाला आपको देगा कि आपसे लेगा, क्या करेगा, ऋण पर ब्याज, अधिविकर्ष पर ब्याज बैंक वाला आपको देगा कि आपसे लेगा। जमा पर ब्याज बैंक ने आपको दिया है, लेकिन ऋण पर ब्याज क्या होगा, बैंक आपसे लेगा। ठीक है,
तो क्या करता है, बैंक द्वारा यह ब्याज लिया जाता है। ठीक है, अब जब बैंक द्वारा यह ब्याज लिया जाएगा तो ये कैसा फिगर होगा, ये कैसा अमाउंट होगा, अनफेवरेबल होगा, प्रतिकूल होगा, निगेटिव बात होगा, है ना बात, आपके पे बुरा असर डालेगा। तो इस वजह से ये पासबुक में क्या होगा, ये पासबुक में आपके पैसे को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो जाहिर सी बात है ये पासबुक में आपके पैसे को घटाएगा, निगेटिव फिगर है। ठीक है, अनफेवरेबल बात है। बात क्लियर है, समझ में आया। तो ये दो प्रकार के हमारे जो है ब्याज इसमें हो जाते हैं। और इसमें अगर हम पहला बात करें बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, तो ये बैंक द्वारा दिया गया ब्याज कौन सा ब्याज है, तो बैंक द्वारा दिया गया ब्याज ये कौन सा ब्याज की बात कर रहा है, तो ये हमारा है ना जमा पर ब्याज। ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारा बात कर रहा है जमा पर ब्याज। ठीक है, ये हमारा किसकी बात कर रहा है, जमा पर ब्याज की बात कर रहा है। बात क्लियर हो गया। अब जमा पर ब्याज की बात कर रहा है तो इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि अगर हमारा सीबीपीबी करके बताया तो बैंक अगर आपके जमा पर ब्याज देगा तो आपके बैंक पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा, है ना बात, आपके क्या होगा, पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि जमा पर ब्याज है। और यही बात आपको रोकड़ बही में नहीं पता होने की वजह से यहां पर क्या होगा, वो ब्याज आपके यहाँ घटा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर के कारण में दिया है तो इसका मतलब यही है कि आपको रोकड़ बही में इसकी सूचना नहीं है। पासबुक में बैंक पर जमा पर ब्याज लगा था और आपको नहीं पता, इसलिए कैशबुक में आपका कम शो कर रहा है, घटा हुआ शो कर रहा है। ठीक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट इसी का उल्टा देखिए, बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से एकत्रित किया गया ब्याज एवं लाभांश। अच्छा एक बात और है, एक तो बैंक आपके जमा पर ब्याज देता है, उसी तरह बैंक जो है ना, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं तो बैंक में पैसा उसका अपने आप कलेक्ट होता चलता है एक जो सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे ऐसा होता है कि आपने कहीं से उधार में सामान लिया इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आता है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है कि नहीं बात, अपने आप। आपने अगर जो है सिस्टम एक लगा दिया है जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक पेमेंट का सिस्टम अपने लगा दिया कि टाइम टू टाइम अपने आप जो भी चीज होगा, जैसे बिजली का बिल आता है तो बैंक से अपने आप कट जाएगा। ठीक है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का किस्त आना है तो अपने आप बैंक से कट जाएगा, ऐसा करके आपने लिंक करा दिया। ठीक है, कोई आपने म्यूचुअल फंड में वगैरह में पैसा लगाया तो उसके भी जो टाइम आता है अपने आप उतना पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाता है, कट जाता है बैंक से। इस प्रकार से आप अपने बैंक में लिंक कर सकते हैं बहुत सी चीजों को बैंक के अकाउंट से। ठीक है, पेमेंट वाले सिस्टम को। उसी तरह जब पेमेंट वाले सिस्टम को आप लिंक कर सकते हैं तो उसी तरह पैसे कलेक्ट करने वाले सिस्टम को भी आप बैंक से लिंक कर सकते हैं। ठीक बात। तो यहां पर क्या है, यहां पर वही बात बता रहे कि बैंक से आपने लिंक कर दिया एक ऐसा चीज जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उस इन्वेस्टमेंट का अपना एक ड्यू डेट आता है जिसपे उसको ब्याज मिलना है ग्राहक को। तो ब्याज ग्राहक के हाथों हाथ ना मिलकर को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जा रहा है। एक आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है जहां से आपको लाभांश मिलना था, वो लाभांश आपको ना मिल करके आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जा रहा है, इस प्रकार से। तो यही बात यहां पर बोला है कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से जो एकत्रित करने वाला ब्याज था या लाभांश था, उस ब्याज और लाभांश को कौन एकत्रित कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो बैंक जब एकत्रित करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, जब बैंक एकत्रित करेगा तो इसका मतलब बैंक में पैसा बढ़ेगा, यानी पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ना पता होने की वजह से यहाँ पे पैसा घट जाएगा। ठीक बात क्लियर है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा क्या है कि बैंक द्वारा लिया गया व्यय, कमीशन या बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज। तो बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज तो हमने समझा ही दिया। इसी तरह जैसे बैंक आपसे बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज लेता है, उसी तरह बैंक बहुत सी सुविधाओं के बदले आपसे चार्जेस भी लेता है। ठीक है, जैसे आप एटीएम इस्तेमाल करते हो तो सालाना चार्जेस कटता होगा, है ना बात। आप चेकबुक इस्तेमाल करते हैं, चेकबुक, तो उसमें भी जो है चार्जेस कटता है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा लेते हैं बैंक से तो वो आपके ऊपर क्या एक चार्जेस लगाता है, कुछ व्यय लेता है। ठीक है, कुछ कमीशन के तौर पे कुछ पैसा लेता है। तो बैंक जो है कमीशन चार्ज करता है, व्यय चार्ज करता है, और अधिविकर्ष पर ब्याज भी आपका चार्ज करता है, बैंक वाला लेता है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क यही पड़ेगा ना, क्योंकि ये सारी चीजें वो ले रहा है, तो लेने की वजह से पासबुक में पैसा कम हो जा रहा है, लेकिन आपको ना पता होने की वजह से आपका कैशबुक में पैसा बढ़ा रह रहा है। ठीक है, ये अंतर के कारण हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि ग्राहक द्वारा सीधे खाते में, बैंक के खाते में जमा कराई गई धनराशि। अब क्या होता है, आप व्यापारी हैं, आपको पैसा किसी से लेना था। अब आपको जब पैसा किसी से लेना था तो क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आपने अपना पैसा उससे हाथों हाथ ना लेकर के बोला कि आप डायरेक्ट बैंक में मेरे जमा कर देना। अब वो ग्राहक गया डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क यही ना पड़ा, अगर हम इसके फर्क की बात करें तो इसका फर्क यही पड़ा कि जैसे ही वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया तो पासबुक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन आपको नहीं पता होने की वजह से ऐसे डेट पे मान लीजिए जमा किया होगा जिसके बारे में आपको सूचना नहीं थी। ठीक है, तो आपको ना पता होने की वजह से आपके कैशबुक में कम हो गया, पासबुक में तो पैसा बढ़ गया क्योंकि डायरेक्ट जमा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करें तो नेक्स्ट है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भी भुगतान। हमने बताया ना कि बैंक जो है आपकी तरफ से बहुत से भुगतान कर सकता है, जैसे आपके बिजली बिल का,
पानी का, मकान के टैक्स का, उसके बाद जो है आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का, कोई इंस्टॉलमेंट का, किसी भी प्रकार के भुगतान है, अगर आपने बैंक से लिंक करा दिया तो वो टाइम पे जैसे उसका ड्यू डेट आता है, जैसे उसका पेमेंट का डेट आता है, बैंक वाले अपने आप उसका भुगतान हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। ठीक है, अगर आपने लिंक करा के रखा अपने माथा पच्ची को दूर करने के लिए कि बार बार आपको जो भुगतान करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बैंक से कट रहा है, टेंशन मुक्त होकर के आपने ये काम किया। तो ऐसा अगर हो गया तो इसका भी क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क यही ना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला भुगतान कर रहा है आपकी तरफ के, तो बैंक वाला भुगतान करेगा तो बैंक में क्या होगा? पैसा घटेगा ना, यानी पासबुक में पैसा घट जाएगा, लेकिन आपको ना पता होने की वजह से कैशबुक में पैसा बढ़ा हुआ शो करेगा। ठीक बात। अगला नेक्स्ट कारण हम लोग बताते हैं। तो अगला नेक्स्ट कारण होता है बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ बही में ना किया गया हो। है ना बात? बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ बही में ना किया गया हो। अब इसका मतलब क्या है? देखिए होता क्या है, बिल क्या होता है? तो बिल एक चैप्टर आगे आपको मिलेगा, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए उसके बारे में उतना डिस्कस नहीं होगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन एक समझ लीजिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जिसपे आपको पैसा मिलना रहता है। जैसे चेक होता है ना, चेक कागज का टुकड़ा है, लेकिन चेक से पैसा आपको प्राप्त होता है या चेक से आप पैसा देते हैं। उसी तरह बिल होता है, जब उधार लेन देन होता है ना, तो उसमें जब सामने वाले पे भरोसा ना हो या फिर आप उसको जो है बाध्यता देना चाहते हैं लीगली तरीके से, तो आप एक कागज पे जो है उसको आदेश देते हुए आप उस पर साइन करा लेंगे कि तुम हमको इतने दिन बाद इतना राशि इस ऐसे तरीके से दे दोगे। ठीक है, ये सारी बातें उसमें लिख दिया, वो साइन कर दिया। तो जैसे 3 महीने बाद देना, तो 3 महीने बाद वो आपको पैसा दे देगा। ये बात कंफर्म है, क्योंकि वो लीगल रूप से आपसे बाध्य हो जाता है। ठीक है, और ऐसे मुंह से बोला रहेगा तो जाहिर सी बात है, मुंह से बोली बात पे कोई भरोसा होता है क्या? नहीं होता है। अगर आपने मुंह से बुलवा दिया कि पैसा दे देना, तो बोलेगा हाँ दे देंगे, 3 महीने बाद नहीं दिया तो, है कि नहीं बात? लेकिन अगर वो कागज पे साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया है, तो अब उसे देना थोड़ा कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है, तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। 3 महीने बाद वो दे ही देता है जनरली, है ना बात? तो ऐसी डॉक्यूमेंट को बिल कहते हैं, जो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। जिसको पैसा मिलने वाला था वो बिल उसके लिए BR कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल प्राप्य बिल कहलाता है। और जिसे उस बिल पे पैसा भुगतान करना था उसके लिए वो बिल क्या होता है? BP कहलाता है, बिल्स पेबल कहलाता है, देवी पत्र कहलाता है। ठीक बात। तो जो जिसको बिल मिलने वाला है, जिसको बिल का पैसा मिलने वाला है, उसके लिए जो BR होता है, अब उसे क्या है कि 3 महीने बाद पैसा मिलना है। तो कभी कभी उसे पैसे की नीड तुरंत हो जाती है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है उस बिल के प्रयोग में कि वो जा करके बैंक से उस बिल को भुगतान भुना लेता है। जैसे अगर 5,000 का बिल है तो बैंक के पास दे करके पैसा 3 महीने पहले ही प्राप्त कर लेगा, उसे आज के आज पैसे की जरूरत है। तो बैंक को क्या फायदा होता है? तो बैंक क्या करता है ना, उसे उस पर कुछ कटौती काट लेता है। 5,000 का बिल आप बैंक में ले जाकर देंगे ना, तो 5,000 आपको पूरा बैंक हाथों हाथ नहीं देगा, बल्कि उसमें से कुछ पैसा काट लेगा। आपको 5,000 की जगह 4,800 दे देगा, 200 अपने पास रख लेगा। ठीक है, उसे कटौती करते हैं। ठीक बात, ये बात क्लियर है? तो यही बोला है कि बिल पर दी गई छूट, जिसे कटौती भी बोल सकते हैं, उसका लेखा ना रोकड़ बही में ना किया गया। अब रोकड़ बही में ना करने की वजह से उसका लेखा, है ना बात, उसका लेखा क्या होगा? अब छूट से क्या होगा? जाहिर सी बात है बैंक वाला आपको पैसा कम देगा, तो पैसा तो कम हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं बात? छूट का मतलब ये निगेटिव बात है ना, वो पैसा कम करेगा तो यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा। लेकिन रोकड़ बही में ना होने की वजह से क्या होगा? रोकड़ बही में वो पैसा बढ़ा हुआ शो करेगा, जो छूट वाला अमाउंट है ना बात? छूट वाला अमाउंट है, रोकड़ बही में वो ज्यादा बढ़ा हुआ शो करेगा, जबकि बैंक में वो पैसा घटा हुआ शो करेगा, यानी पासबुक में पैसा घटा हुआ शो करेगा। तो ये इसका फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है विनिमय पत्र, हुंडी, चेक, जो बैंक संग्रह के लिए बैंक में भेजे गए किंतु अप्रतिष्ठित हो गए। ये सारे के सारे चीज बैंक में भेजा गया लेकिन अप्रतिष्ठित हो गया, अनादरित हो गया। तो फर्क वही पड़ेगा कि हम जब इन सभी चीजों को बैंक में भेजते हैं, सुनिए बात, जब हम इन सभी चीजों को बैंक में भेजते हैं तो अपने कैश बुक में हम यही सोचेंगे कि हमने भेजा है तो कलेक्शन के लिए, तो पैसा बढ़ गया होगा, बैंक में जमा हो गया। लेकिन अप्रतिष्ठित होने की वजह से वो पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिए वो घट गया, है ना बात? तो ये इसका फर्क पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? फिर नेक्स्ट हमारा लिपिकीय त्रुटियां। लिपिकीय त्रुटियां मतलब कुछ लेखांकन की जो भी त्रुटियां हो जाए जिसकी वजह से गलती हो जाए। तो लेखांकन की त्रुटियों का कोई सीमा नहीं है, आपने लिख लिख के ही कुछ गलत कर दिया तो उसमें तरह तरह की चीजें आ जाती है। अब वो क्या होगा? वो क्वेश्चन में आपको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लेखांकन के समय आपने क्या गलती किया। आपने जो है कहीं पे 100 लिखना था, वहां पे आपने केवल 10 लिख दिया। कहीं पे आपको जो है 50 लिखना था, वहां पे आपने 5 लिख दिया। ठीक है, कहीं पे आपको जो है 54 लिखना था, वहां पे आपने 45 लिख दिया। ऐसे करके इस प्रकार की त्रुटियों को हम लोग लिपि की त्रुटियां कहते हैं। और वो क्या होता है? उसमें कई ढेर सारे कारणों से कई ढेर सारी चीजें हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल कैसे किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो वो जब जब क्वेश्चन में मिलेगा उस प्रकार का हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक बात, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने बैंक में और पासबुक में, मतलब कैशबुक और पासबुक में अंतर के कारण पढ़े। ठीक है, हम लोगों ने जो है पूरे के पूरे कारण को समझ लिया, दोनों के दोनों अंतर के कारण, उनमें क्या क्या अंतर है। अब यहां पर इन कारण के बाद हमें क्या देखना है? अब कारण तो समझ लिया, अंतर समझ लिया, अब उसका निवारण भी तो समझना पड़ेगा कि अंतर का निवारण कैसे होगा। तो इसके तहत हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, उसको बनाने की अपनी कुछ विधियां हैं। ठीक है, उस विधियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो टोटल कितनी विधियां? वो टोटल 4 विधियां।
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की टोटल कितनी विधियां? 4 विधियां हैं। चारों विधियों को आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 4 विधियां। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? इनमें से किसी भी एक विधि द्वारा बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके कैश बुक और पासबुक इन दोनों में क्या बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। कैसा बैलेंस है, क्या है, उनमें से कोई भी एक विधि बनाओ, उससे आप आराम से बनाओ, सारा का सारा निवारण हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला जो विधि है वो बोल रहा है रोकड़ बही के डेबिट शेष को आधार मानकर। रोकड़ बही के डेबिट शेष, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हमने यहां पर अभी कब से जो है 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हम कैश बुक का और दूसरा हम बात करें पासबुक का। कब से इन दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब देखिए होता क्या है, कैश बुक में लेखांकन कौन करता है? कैश बुक में लेखांकन हम लोग करते हैं, यानी हमारा कैश बुक है, हम लेखांकन कर, मेरी बात है। अगर हम अपने से अपने बैंक का बैलेंस का लेखांकन कर रहे हैं तो आप बताइए आपके लिए आपका बैंक का बैलेंस क्या है? संपत्ति है कि आपके लिए दायित्व है? क्या है? आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, वो आपके लिए संपत्ति है कि दायित्व है? क्या है? सीधी सी बात है, वो संपत्ति है भाई। बैंक में पैसा जमा करना संपत्ति है, और संपत्ति का शेष होता है डेबिट, है ना बात। संपत्ति का शेष क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसीलिए कैश बुक में यदि डेबिट शेष है, कैश बुक में अगर डेबिट शेष है तो ये डेबिट शेष आपका कौन सा शेष होगा? इसे हम लोग कहते हैं अनुकूल शेष। ठीक है, अनुकूल शेष यानी फेवरेबल शेष। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा धनात्मक है, पॉजिटिव बात है, ये हमारा धनात्मक है, पॉजिटिव बात है, तो हम अनुकूल यानी फेवरेबल। ये बात समझ में आ गया? बात क्लियर है अच्छे से? ठीक बात, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है कि हमारा उतना उसमें डेबिट शेष है, मतलब हमारा बता रहा है कि बैंक में उतना पैसा हमारा बचा है, उतना जमा है, ये अनुकूल फेवरेबल शेष हो गया। ठीक है, बात समझ में, ये धनात्मक की बात होगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर कैश बुक में हमारा क्रेडिट शेष है, अगर कैश बुक में हमारा क्रेडिट शेष शो कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रतिकूल शेष होगा, वो हमारा क्या होगा? प्रतिकूल शेष होगा। और प्रतिकूल होने का मतलब अनफेवरेबल होगा। ठीक है, प्रतिकूल होने का मतलब अनफेवरेबल होगा, यानी ये बताता है कि हमारा बैंक में पैसा जमा नहीं है बल्कि जमा से ज्यादा निकल गया, निगेटिव बैलेंस। ये पॉजिटिव बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस है। ठीक है, इसी वजह से इस फेवरेबल शेष को हम केवल शेष भी बोलेंगे ना, रोकड़ बही का शेष, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और अनफेवरेबल बैलेंस को हम लोग शेष नहीं कहते हैं, बल्कि या तो क्रेडिट शेष कहेंगे या तो हम लोग बोलेंगे अधिविकर्ष बोलेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम लोग उसे अधिविकर्ष बोलेंगे। यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये नेगेटिव की बात कर रहा है, अनफेवरेबल है। ठीक बात, ये कैश बुक के हिसाब से समझ में आया। कैश बुक में डेबिट शेष का मतलब आपका बैंक में पैसा जमा है, कैश बुक का क्रेडिट शेष यानी बैंक में आपने जो पैसा जमा किया था उससे ज्यादा आप निकाल चुके हैं। ठीक बात, यानी अधिविकर्ष की बात हो गया। अब इसी को उल्टा पासबुक की बात करें, पासबुक में क्या होता है? पासबुक में कौन लेखांकन करता है? पासबुक में तो बैंक वाला लेखांकन करता है। पासबुक में लेखांकन कौन करता है? बैंक वाला करता है। अब बैंक वाला लेखांकन करता है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अगर बैंक में पैसा जमा करें तो अब वहां पे बैंक जो लेखांकन करेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा ना, आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। तो बैंक के पास आपने जमा कर दिया है पैसा, है ना बात, तो बैंक के लिए वो पैसा क्या होगा? उसके लिए संपत्ति है कि दायित्व है? वो पैसा बैंक का खुद का पैसा है कि वो आपका पैसा है? तो जाहिर सी बात है, पैसा आपने बैंक के पास जमा किया तो बैंक का खुद का पैसा नहीं ना, वो तो आपका पैसा है। तो बैंक के ऊपर वो पैसा क्या है? दायित्व है। जैसे आपके पास कोई 10,000 रुपए जमा करके चला जाए तो आपके पास वो 10,000 रुपए क्या है? वो आपका संपत्ति है कि दायित्व है? आपका दायित्व है कि उसे लौटाना है। इसी तरह बैंक वाले के लिए भी क्या होता है? बैंक के लिए वो पैसा क्या होता है? दायित्व होता है, उसे लौटाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए पासबुक में जो क्रेडिट शेष होता है, पासबुक में जो क्रेडिट शेष होता है आपके लिए वो क्या होता है? वो फेवरेबल होता है ना बात। बैंक के लिए तो वो दायित्व है इसलिए वो क्रेडिट शेष शो करता है, लेकिन पासबुक का जो क्रेडिट शेष है वो आपके लिए क्या है? पासबुक का क्रेडिट शेष आपके लिए अनुकूल शेष है। ठीक है, आपके लिए कैसा शेष है? अनुकूल शेष है। अगर पासबुक में क्रेडिट दिख रहा है यानी आपका बैंक में पैसा जमा है तो वो आपके लिए अनुकूल है। ठीक है, वो आपके लिए अनुकूल है यानी पैसा जमा है, यानी आपके लिए हम कह सकते हैं वो बैंक का शेष है। ठीक है, बैंक का शेष है यानी पॉजिटिव बात हो रहा है। ठीक, बात क्लियर है। दूसरी बात अगर हम लोग कर लें, दूसरी बात कर लें कि अगर पासबुक में डेबिट शेष है, अगर पासबुक में डेबिट शेष है तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपके लिए प्रतिकूल हो गया, है ना बात। आपके लिए क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल का मतलब क्या होगा? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वो जो है अधिविकर्ष शो कर रहा है यानी निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि पैसा आपने जितना जमा किया था उससे ज्यादा आपने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में आप समझेंगे, और इसी के चारों के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो है पूरी की पूरी एंट्री होती है, पूरा का पूरा लेखांकन होता है।
तो पहला विधि क्या बोला है कि रोकड़ बही के शेष के आधार मानते हुए, यानी इसके हिसाब से पासबुक का डेबिट शेष के हिसाब से, रोकड़ बही के शेष के हिसाब से अगर आधार मानते हम लोग लेखांकन करेंगे तो कैसे लेखांकन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड यहां पे समझेगा, जब फर्स्ट मेथड होगा तो हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सीबीपीबी बना करके करेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीबीपीबी बना के करेंगे कि सीबी में क्या है, पीबी में क्या है, सीबी में क्या है, पीबी में क्या है, जोड़ घटाना ऐसे करते हुए हर एक एक अंतर के कारण को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। जब इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे तो जैसे कोई भी चीज है, कोई यहाँ पे जुड़ रहा होगा तो कोई यहाँ पे घट रहा होगा, कोई यहाँ पे घट रहा होगा तो कोई यहाँ पे जुड़ रहा होगा, इसी प्रकार के सारे होंगे काम, ठीक है, इसी प्रकार के सारे काम होंगे। तो जब फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जब बनाएंगे यानी रोकड़ बही के शेष के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो वहां पर हमारा जो भी लेखांकन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हम लोग का कैश बुक हो जाएगा, कट जाएगा और सारा लेखांकन पासबुक के हिसाब से होगा। यानी पासबुक में जो आइटम जुड़ा है, ठीक है, पासबुक में जो आइटम जुड़ा है उसको जोड़ेंगे और पासबुक में जो आइटम घटा है उसको हम लोग घटाएंगे, इस तरह से मिलान होगा फर्स्ट। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे, बस अभी आप रूल समझते चलिए। पहले वाले में क्या होगा, अगर रोकड़ बही के डेबिट शेष को आधार मानकर हम लोग लेखांकन करेंगे तो हमारा सारा का सारा जोड़ घटाना किसके अकॉर्डिंग चलेगा, पासबुक के हिसाब से। पासबुक में जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, पासबुक में जो घटेगा उसको घटाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड में क्या करेंगे, दूसरा मेथड, अगर हम दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड किसके हिसाब से, दूसरा बोल रहे हैं पासबुक के क्रेडिट शेष को आधार मानकर। पासबुक का क्रेडिट शेष कौन सा शेष है, ये वाला फेवरेबल है, पॉजिटिव है, ठीक है। पासबुक का अगर हम लोग क्रेडिट शेष मानते हुए हम लोग काम करेंगे यानी फेवरेबल, ये कौन सा शेष था, ये फेवरेबल था ना, ये भी फेवरेबल है, ऊपर हम लिख देते हैं, ये दोनों के दोनों फेवरेबल है, ठीक है, ये दोनों के दोनों फेवरेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। नीचे हमारा अनफेवरेबल की बात कर लेंगे, ठीक है, नीचे हम लोग अनफेवरेबल की बात करेंगे। तो अब दूसरा मेथड में भी फेवरेबल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बताता है क्या कि पासबुक के क्रेडिट शेष के अकॉर्डिंग, तो पासबुक के क्रेडिट शेष के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग सीबीपीबी बना लेंगे, क्वेश्चन का सारे पॉइंट्स पढ़ के सीबीपीबी बना लेंगे, कुछ चीजें इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पे घटेगा, कुछ चीजें यहाँ पे घटेगा तो कुछ चीजें यहाँ पे जुड़ेगा, ऐसे करके हमारा बना लेंगे। तो जब पासबुक के क्रेडिट शेष के हिसाब से यानी फेवरेबल के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा ये पासबुक कट जाएगा और सारा का सारा लेखांकन इसके हिसाब से होगा, यानी जो चीज कैश बुक में जुड़ेगा उससे जुड़ेंगे, जो चीज कैश बुक में घटेगा उसको घटाएंगे, इस प्रकार से हमें काम करना है, ठीक है, ये बात हो गया। अब अगली बात हम लोग किसकी बात करते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल की बात कर लेते हैं। अनफेवरेबल के हिसाब से हमारा जो है थर्ड मेथड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बोला थर्ड मेथड, रोकड़ बही के अधिविकर्ष यानी क्रेडिट शेष को आधार मानकर, रोकड़ बही का देखिए क्रेडिट शेष अधिविकर्ष होता है ना, अनफेवरेबल है ना, उसको अगर आधार मान के काम करेंगे, तो जब रोकड़ बही के अधिविकर्ष को हम लोग आधार मानकर कई काम करेंगे तो हमारा जो सीबीपीबी बनेगा, ठीक है, हमारा जो सीबीपीबी बनेगा इसमें कुछ चीजें यदि जुड़ता है तो यहाँ पे घटेगा, इसमें कोई चीज घटता है तो यहाँ पे जुड़ता है, ये बात है। तो इस कंडीशन में क्योंकि अनफेवरेबल है ना बात, अगर हम लोग रोकड़ बही के आधार मानते हुए अनफेवरेबल के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा जो लेखांकन क्या होगा, हमारा पासबुक कट जाएगा और सीबी के हिसाब से चीजें होगा, जो चीजें कैशबुक में जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो चीजें कैशबुक में घट रहा है उसको घटाएंगे। यानी अनफेवरेबल में ये नियम है, अनफेवरेबल के लिए ये नियम है कि आप जिसके आधार पे आप उसको सॉल्व करें उसी के आधार पे आपका जोड़ घटाना होगा। फेवरेबल में क्या होगा, उसके अपोजिट, अगर कैशबुक का शेष था तो पासबुक के हिसाब से मिलान करेंगे, पासबुक का शेष था तो कैशबुक के हिसाब से मिलान करेंगे। यहां पर क्या है, कैशबुक का अधिविकर्ष है तो कैशबुक के हिसाब से मिलान करेंगे, पासबुक कट जा रहा है। और चौथा मेथड में पासबुक का अधिविकर्ष होगा, है ना बात, चौथा मेथड में आपका क्या होगा, पासबुक का अधिविकर्ष शो करेगा, है ना बात। तो अगर पासबुक का अधिविकर्ष शो करेगा तो यहां पर आपको समझना है कि आपको फिर मिलान पासबुक के हिसाब से कर जाना है चौथा मेथड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें जुड़ेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे कुछ चीजें घटेगा तो यहाँ पे कुछ चीजें जुड़ेगा। तो जब हमारा पासबुक के हिसाब से अधिविकर्ष है तो हम लोग का सारा लेखांकन पासबुक के हिसाब से होगा, ठीक है। तो फेवरेबल में जस्ट अपोजिट के हिसाब से मिलान करते हैं, ठीक है, और अनफेवरेबल में जस्ट हम लोग उसी के हिसाब से मिलान करते हैं जिसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये किसके लिए था, बैलेंस एज पर कैशबुक के लिए, ये हमारा नियम किसके लिए, बैलेंस एज पर कैशबुक के लिए नियम है,
ठीक है। बैलेंस एज पर कैशबुक होगा तो इस तरह से काम करना है। ये किसके लिए? बैलेंस एज पर पासबुक के लिए, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, इसके लिए। यानी बैलेंस एज पर पासबुक है तो हमारा क्या होगा, इसके हिसाब से काम होगा। फिर इसके बाद ये किसके लिए? ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक की बात है तो किसके हिसाब से चलेगा? इसके हिसाब से चलेगा। और फिर ये क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा तो क्या होगा हमारा? इसके हिसाब से चलेगा। ठीक, क्लियर है बात? तो ये हमारे पूरे के पूरे मेथड हो गए। अब ये सारी बातें समझ गए तो अब हम लोग न्यूमेरिकल जब देखेंगे तो चीजें पूरा बेहतर समझ में आ जाएगा। ऐसे तो केवल रूल्स रेगुलेशन होगा, तो न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और किस प्रकार से हम लोग का ये काम हम लोग करते हैं। जो सीबीपीबी हमने बताया, इसलिए हम लोग कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जब ये अप्लाई करने आ जाएगा तो आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? बोलता है निम्नलिखित विवरण की सहायता से 31 जुलाई 2019 को मोहन एंड कंपनी का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था ना, विशेष तिथि। अब विशेष तिथि कोई भी हो सकता है, किसी भी समय का हो सकता है, तो यहां पर वो विशेष तिथि क्या है? 31 जुलाई 2019। ठीक है, अब याद रखिएगा इस तिथि तक ही हम लोग को सारा बातों को देखना है। यानी इस तिथि तक ही हमें देखना है कि क्या चीजें हमारे क्या कहते हैं बैंक और कैशबुक में इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, जो भी घटना है इस तिथि के बाद हो रहा है, इसका मतलब वो चीज हमारे कैश और बैंक कैश बुक में और पासबुक में क्या हुआ है? लिखा नहीं गया है। इसका मतलब यही आप समझिएगा, जो भी उसके बाद की बात हो रहा है। तो आपको पूरा प्रैक्टिकली ये बात देखना है कि ये डेट हमारा आधार है जिस डेट पर हमारा बैंक समाधान विवरण बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहला बोल रहा है कि रोकड़ पुस्तक का शेष, नाम शेष यानी डेबिट शेष। ठीक है, तो यहां पर डेबिट बैलेंस दे दिया, किसके हिसाब से? डेबिट बैलेंस है आपका रोकड़ पुस्तक के हिसाब से, यानी बैलेंस एज पर। ठीक है, बैलेंस एज पर क्या है? आपको कैशबुक है। अब जब बैलेंस एज पर कैशबुक है तो लेखांकन किसके हिसाब से होगा? हमने यहां पे आपको रूल बताया कि बैलेंस एज पर कैशबुक होगा तो लेखांकन हमारा सब कुछ पासबुक के हिसाब से होगा। यानी हमें यह देखना पड़ेगा कि पासबुक में क्या चीजें बढ़ रहा है और पासबुक में क्या चीजें घट रहा है। ठीक है, पासबुक में क्या चीजें जुड़ रहा है, पासबुक में क्या चीजें घट रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा जो बैलेंस एज पर कैशबुक है वो कितना है? 10,000 है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब आगे देखिए, अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से सीबी बना के देखेंगे। तो यहां पर हम सीबी और पीबी इस तरह से बना रहे हैं, इसके हिसाब से हमें सारी बातों को समझना है। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि चेक बैंक में जमा कराएं किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए। कितना? 2,000। चेक बैंक में जमा कराएं किंतु वसूल नहीं हुए। जब चेक बैंक में जमा कराएंगे तो हम अपने यहाँ क्या सोचेंगे? हम यही ना सोचेंगे कि हम पैसा जमा कराएं तो हमारा चेक जमा कराएं तो बैंक पैसा बढ़ गया होगा, यानी हम कैशबुक में क्या करेंगे? कैशबुक में हम बढ़ा देंगे। यही ना सोचेंगे कि भैया चेक हमने जमा करा दिया मतलब हमारा पैसा बढ़ गया तो कैशबुक में बढ़ा दिया। लेकिन क्या बोल रहा है? किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए, यानी वहां पर क्या हुआ? वहां पे नहीं बढ़ा है। तो कितने रुपए का? 2,000। 2,000 हमने यहाँ पे बढ़ाया था लेकिन यहाँ पर 2,000 रुपए क्या हुआ? नहीं बढ़ा, यानी घटा हुआ शो कर रहा है। फिर अगला हमारा क्या है? चेक ग्राहक को दिए किंतु 2 अगस्त 2019 तक बैंक में भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब 2 अगस्त 2019 कब है? 31 जुलाई 2019 के बाद है, यानी 31। अब जब 2 अगस्त 2019 तक भुगतान के लिए नहीं प्रस्तुत हुआ, समझिए बात, जब हमारा 2 अगस्त 2019 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 31 जुलाई 2019 तक भी भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ होगा, यही ना मतलब है। तो चेक हमने काट करके दिया तो था लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। ठीक है, जब हम चेक काट करके दिए होंगे तो हम क्या सोचे होंगे? यही ना कि हमारे यहाँ पैसा घट गया, हमने चेक दे दिया उसको, वो पैसा निकाल लिया होगा, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया। अगर वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया तो उसके यहाँ क्या होगा? यानी पासबुक में क्या होगा? पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ शो करेगा, है ना बात? ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट बोलता है बैंक ने कमीशन लिया, बैंक ने कमीशन लिया 25 रुपए। ठीक है, अब बैंक जब कमीशन लेगा, ठीक बात, यहां पे फिर से सीबीपीबी आगे बना देते हैं। अब जब बैंक कमीशन लेगा तो आप बताइए आपका क्या होगा भाई? बैंक जैसे ही कमीशन लेगा तो आपको यही ना होगा, आपको यही ना लगेगा कि बैंक ने हमसे पैसा ले लिया, यानी बैंक में पैसा कम होगा। लेने का मतलब क्या होगा? आपसे पैसा काटेगा, आपसे पैसा चार्ज करेगा, तो बैंक में पैसा कम होगा, यानी पासबुक में आप जो है कमीशन का पैसा कम कर देंगे 25 रुपए। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता है इसलिए आपके यहाँ यानी कैशबुक में वो पैसा क्या हुआ? बढ़ा हुआ शो करेगा। ठीक बात। फिर अगला क्या बोलता है कि बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया।
बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया। जब बैंक जमा धनराशि पर ब्याज देगा तो क्या होगा, आपका पैसा जमा धनराशि पर, अधिविकर्ष पे नहीं, जमा पर, तो जमा पर ब्याज देगा तो आपका क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, है ना बात, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ना पता होने की वजह यहाँ पे पैसा जो है कम शो करेगा। ठीक बात, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया ना, ये बातें हो गया। फिर इसके बाद अगली बात हम करते हैं, फिर इसके बाद हमारा अगली बात देख लीजिए क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि बैंक ने बीमे की किस्त का भुगतान किया। बैंक ने बीमे की किस्त का भुगतान किया, बैंक पेमेंट कर रहा है आपकी तरफ से, आपका बीमा का किस्त था वो पेमेंट कर रहा है, तो बैंक की तरफ से पेमेंट होगा तो बैंक में पैसा तो कम हो गया ना, पासबुक में पैसा आपका कम हो गया क्योंकि वो भुगतान किया। लेकिन आपको ना पता होने की वजह से आपके यहाँ पैसा क्या हुआ, बढ़ा हुआ शो कर रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पैसा क्या हुआ, बढ़ा हुआ शो कर रहा है। बात क्लियर हो गया, ये बात समझ में आया। अब क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है तो लेखांकन हमें किसके हिसाब से करना है, लेखांकन हमें पासबुक के हिसाब से करना है, यही पहला मेथड कहता है ना बात। तो ये लेखांकन हम लोग को क्या करना होगा, पासबुक के हिसाब से करना होगा, यानी कैश बुक वाला यहाँ का भी आइटम काट दीजिए, यहाँ वाला आइटम भी काट दीजिए। मतलब अब पासबुक में जो चीजें जुड़ रहा है, जैसे ये 1000 वाला जुड़ रहा है, ये 500 वाला जुड़ रहा है, तो इसे हमें ऐड करना है। और जो चीजें घट रहा है, यानी कैसे, ये 2000 वाला घट रहा है, ये 25 रुपए वाला घट रहा है, ये 800 वाला घट रहा है, तो इसे हमें माइनस करना होगा। और जब ये सारी के सारी करेंगे तो हमारा जो है बैंक समाधान विवरण बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन में डालते हैं, तो चलिए इस चीज का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस तरह से हम लोग लिख देंगे और फिर हम लोग डेट डाल देंगे जिस डेट पे बन रहा है। तो हमारा एज एट विवरण पत्र है इसलिए एज एट लगेगा। ठीक है, एज एट 31 जुलाई 2019 ये हमारा जो है डेट हो गया। और फिर हम लोग का फॉर्मेट ड्रॉ होगा। फॉर्मेट कैसे बनेगा देख लीजिए। ठीक है, कुछ किताबों में अलग भी फॉर्मेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस फॉर्मेट से हम बता रहे हैं वो फॉर्मेट सबसे इजी, सबसे अच्छा फॉर्मेट है, आराम से आप इससे समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी किताब में दूसरा वाला फॉर्मेट हो जो जनरली सीबीएसई में फॉलो होता है। यूपी बोर्ड की बात किया जाए या अन्य बिहार बोर्ड वगैरह इन सब की बात किया जाए तो जनरली यही वाला फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, खासकर यूपी बोर्ड में तो यही फॉर्मेट यूज होता है, बाकी जगहों पे हो सकता है कि बिहार बोर्ड में जो है कई कई टीचर्स जो है अलग फॉर्मेट से बनाते हैं। दोनों फॉर्मेट अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सेम है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वो फॉर्मेट से भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक बात, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस तरह से हमारे जो है कॉलम बनेंगे अमाउंट के 2। ठीक है, अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे और ये पूरा बड़ा वाला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, इसमें चीजों को लिखना है। ठीक है, बात समझे, ये हो गया पर्टिकुलर्स, इसे हम लोग कहेंगे अमाउंट, और ये हमारा होता है फाइनल अमाउंट, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्योंकि अमाउंट का कॉलम है इसलिए रुपए का सिंबल तो बनेगा ही, आपको पता ही है। ठीक, अब चीजों को लिखना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत शेष से जिसकी होती है उसे हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हो रहा है 10,000। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, जिस चीज से शुरुआत है उसके ऑपोजिट जाके मिलेगा, जिससे भी शुरुआत होता है उसके ऑपोजिट जाके मिलेगा। जैसे अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हो रहा है ना बात, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हो रहा है तो उसका बैलेंस किससे मिलेगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक से इसका मिलान होगा, है ना बात। मिलान किससे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक से होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इस तरह से बैलेंस एज पर कैश बुक, पहला पॉइंट हम लोग इस तरह से लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस एज पर कैश बुक होता क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ब्रैकेट में हम लोग इस तरह डेबिट भी शो कर देंगे ताकि ये पूरा कंफर्म रहे कि हाँ ये कौन सा बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट, कितने रुपए का है, जितने रुपए का हम लोग फाइनल अमाउंट में डाल देंगे, कितना 10,000, तो 10,000 हम लोग फाइनल अमाउंट में डाल देंगे। ठीक बात, फिर इसके बाद जोड़ने वाले आइटम को जोड़ेंगे, घटाने वाले आइटम को घटाएंगे। तो जोड़ने वाले आइटम को हम लोग यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, ऐड करके लिखेंगे। पहला आइटम क्या है जोड़ने वाला, तो पहला आइटम जोड़ने वाले को पकड़िए, ये 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में क्या हुआ, चेक दिया गया था लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही ना है पहला आइटम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, फॉर पेमेंट कितने रुपए का है, 1,000 रुपए का। अब इस 1,000 को हम लोग को कहां डालना है, इस 1,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में डालेंगे यहां पर। ठीक बात, ये हो गया। फिर दूसरा जोड़ने वाला आइटम क्या है, दूसरा जोड़ने वाला आइटम अगर हम लोग देखें तो यहां पर दूसरा आइटम है जोड़ने वाला ये 500 वाला क्या आइटम है, 500 वाला आइटम है
बैंक में जो है जमा धनराशि पर ब्याज दिया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक जो है जमा धनराशि पर ब्याज दिया है, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपको बैंक ने क्या किया, जमा पर ब्याज दिया, कितने रुपए का, 500 रुपए का दिया है ना बात। अब यही दोनों आइटम जोड़ने का, और कोई आइटम जोड़ने का है नहीं, बस ये दोनों आइटम हमारे जोड़ने का। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस तरह से इन दोनों को टोटल करके यहां पर लिख देना है, कितना, 1500, दोनों को जोड़ करके टोटल करके 1500 लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों आइटम जोड़ने वाला आइटम है, तो फिर ऊपर और इसको, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना होगा। तो ऐड करने पे आ गया हमारा 11,500, ये हमारा ऐड करके आ गया। इसके बाद हमारा लेस वाला आइटम लिखेंगे, इसके बाद हमारा लेस वाला आइटम लिखेंगे। तो पहला घटाने वाला आइटम क्या है, तो सबसे फर्स्ट घटाने वाला आइटम हम लोग 2000 का, वो क्या हुआ, वो हुआ चेक जमा किया लेकिन जमा नहीं हुआ 2000 रुपए, ठीक है। तो चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, क्या हुआ है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, ठीक। कितने रुपए का है, 2000 रुपए का, तो ये अमाउंट में डाल देंगे। फिर उसके बाद घटाने वाला आइटम और क्या है, तो इसके बाद घटाने वाला आइटम 25 रुपए है। 25 रुपए क्या है, बैंक ने जो है कमीशन लिया है, तो कमीशन चार्ज बाय बैंक, ठीक है, कमीशन चार्ज बाय बैंक। दूसरा आइटम, कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपसे जो है कमीशन लिया, कितने रुपए का, 25 रुपए का, तो 25 रुपए यहां पे हो गया। तीसरा घटाने वाला आइटम क्या है, तो तीसरा घटाने वाला आइटम ये 800 रुपए का, ये क्या हुआ, बीमा किस्त का भुगतान किया, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, क्या करेंगे हम लोग, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने रुपए में है, तो यहां पर ये कितने का, 800 का, तो 800 रुपए हम लोग का यहां पर इसको भी लिख देंगे, ठीक है। बस यही आइटम थे 3, और कोई आइटम नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर इन तीनों को ऐड करके यहां पे लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, 2825, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2825, इन तीनों को ऐड करके लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, क्योंकि क्योंकि ये तीनों आइटम घटाने वाले हैं, तो फिर ऊपर में से इसको घटा देना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 में से 5, यानी 10 में से 5 गया तो 5, ठीक बात। फिर यहां पर 9, 9 में से 2 गया तो हमारा कितना हो गया, 7, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 गया तो हो गया 6। फिर ये होगा 0, यानी 10, 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, 8675 रुपए। यहां पे नीचे 2 लाइन से हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, 8675 रुपए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये शुरुआत बैलेंस एज पर कैशबुक से, और यहां से ये घट करके पॉजिटिव फिगर में आ रहा है, पॉजिटिव फिगर में, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, ठीक है, एज पर पासबुक। कैशबुक से शुरू किया था तो पासबुक में उसका अंत होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक में हम लोग क्रेडिट डाल देंगे। पॉजिटिव फिगर है तो मान लीजिए ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा होगा, कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा हो गया कि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये निगेटिव फिगर आएगा। तो ऐसा नहीं कि इसको आप ब्रैकेट में शो करेंगे, नहीं, आप जो भी डिफरेंस होगा डिफरेंस डाल दीजिएगा, ऊपर कम नीचे ज्यादा होने पे डिफरेंस डाल दीजिएगा। और यहां पर जैसे है, यहां पर अगर कैशबुक है तो वो पासबुक बनेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहां अगर बैलेंस है तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और यहां अगर ओवरड्राफ्ट होता तो ये बैलेंस हो जाता। यानी नेगेटिव फिगर होने पर बैलेंस भी चेंज हो जाएंगे। कैशबुक पासबुक तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि मिलान हो रहा है, लेकिन नेगेटिव फिगर होने पे ये बैलेंस भी चेंज हो जाएंगे। अगर बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ये बातें क्लियर हो जाएगा, और सबसे आसान मेथड से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर हम बता देते हैं आपको। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन से भी हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारा बोला है और कैसे सॉल्व होगा। अब बोल रहा है क्या, 30 जून 2019 को, ठीक है, 30 जून 2019 को एक व्यापारी के पासबुक का जो है धनी शेष कितना, पासबुक का धनी शेष 10,000 रुपए था। पासबुक का धनी शेष का मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस एस पर, धनी का मतलब क्रेडिट, ठीक है, बैलेंस एस पर पासबुक दे दिया, ठीक है, बैलेंस एस पर पासबुक दे दिया, और धनी का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। इससे हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। रोकड़ पुस्तक से मिलान करने पर जो है निम्न सूचनाएं प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग सीबीपीबी बनाएंगे। अब यहां पर देखिएगा जो सीबीपीबी बनेगा यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, और इतने में हमारा वो बन जाएगा बीआरएस।
अगर हम लोग सीबीपीबी बनाए तो क्या क्या बनेगा? तो सबसे पहला बनता है क्या कि 3 चेक क्रमशः 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और 887 रुपए के बैंक में जमा किए गए थे, किंतु उनका बैंक द्वारा संग्रह नहीं हुआ। यहां पर वही बात हो रहा है कि आपने चेक बैंक में जमा कराए थे लेकिन बैंक में संग्रह नहीं हुआ। तो बैंक में जब चेक जमा कराएंगे तो यार अपने यहां तो हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, अपने यहां बढ़ा देंगे, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ेगा, यहां पर नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो संग्रह नहीं हुआ। कितने रुपए का? तो जोड़ लेंगे हम लोग तीनों को, 1,000, 2,000, 200, 887, यानी 3,887 बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? 3,887, यही ना हो गया, ठीक है। पहला बात डन। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात बोलता है कि 2 चेक, ठीक है, दूसरा बात बोलता है क्या कि 2 चेक क्रमशः 410 और 1,012 के निर्मित किए गए थे, किंतु भुगतान प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं किए गए। मतलब अब क्या हुआ है? अब चेक हम निर्मित किए यानी काट करके दिए, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। यानी क्या हो गया? यानी हमारे यहाँ तो हमने घटा लिया ये सोच करके हमने निर्मित कर दिया, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हुआ? बढ़ा रह गया। कितने रुपए के चेक हो गए? 2 चेक, 410 और 1,012, तो कितना हो जाएगा? 1,422, 1,422 रुपए, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया? 1,422 रुपए का हमारा ऐसा घटना घट गया कि भाई दिया था लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट बोलता है क्या कि बैंक ने 30 रुपए बैंक व्यय के वसूल किए, किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। तो बैंक ने 30 रुपए वसूल किया बैंक व्यय, तो बैंक व्यय वसूल करेगा तो वो तो अपने यहाँ काट लेगा, लेकिन आपको नहीं पता तो इसलिए आपके यहाँ वो बढ़ा रह जाएगा, ठीक बात, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बोल रहे हैं 150 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो ग्राहक से प्राप्त हुआ, रोकड़ पुस्तक में लिख दिया गया किंतु बैंक में नहीं भेजा गया। मतलब क्या है कि आपका जो है आपने बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया तो आप अपने रोकड़ पुस्तक में तो लिख लिए कि हमें मिल गया, आपने पैसा बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में नहीं भेजा, यानी बैंक में जो है पैसा नहीं जमा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपने जो है 150 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपने यहाँ बढ़ा लिया, लेकिन वहां नहीं भेजने की वजह से वहां पर घटा रह गया, ठीक बात, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात हमारा क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट समझने वाली बात है। अब यहां पे देखिए ये लिपि की त्रुटि है, हमने बताया ना कि एक लिपि की त्रुटि भी होता है, तो ये यहां पे लिपि की त्रुटि है। क्या बोलते हैं? 54 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया, ठीक है, एक चेक था 54 रुपए का आपने बैंक में जमा किया था, ठीक बात। भूल से रोकड़ बही में 54 के स्थान पर 45 रुपए जो है लिख दिए गए, यानी आपने जो है 54 रुपए बैंक में जमा कराया, लेकिन आप अपने यहाँ जब एंट्री करने बैठे हैं तो आप 54 की जगह 45 रुपए लिख दिया। जमा दोनों जगह हुआ, ठीक है, जमा दोनों जगह हुआ। यहां पर समझिएगा, हम लोग सीबीपीबी की अगर बात करें, ठीक है, तो हमने बैंक में जब जमा कराया तो हमने वहां पर 54 रुपए बढ़ाया था, लेकिन जब हम अपने यहाँ लिखने लगे तो हम यहाँ पर अपने यहाँ कितना लिखे? हम केवल 45 रुपए अपने यहाँ लिखे। डिफरेंस दिख रहा है ना? एक जगह 54 बढ़ा रहे हैं, एक जगह 45 बढ़ा रहे हैं, तो अंतर हुआ ना? क्या पासबुक में ज्यादा दिख रहा है और कैशबुक में कम दिख रहा है कि नहीं? बात यही ना है? तो यही बोल रहा है, जबकि पासबुक में 54 ही क्रेडिट किया गया है। अब दिख रहा है क्या कि पासबुक में हमने 54 लिख दिया है और कैशबुक में 45 लिख दिया, तो कितना डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है 54 में से 45 माइनस किया तो 14 में से 5 गया तो 9 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। तो इस हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते हैं, इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमारा क्या हुआ कि हमारा कैशबुक, ठीक है, हमारा कैशबुक जो है और पासबुक में जो डिफरेंस हो रहा है वो 9 रुपए का, पासबुक में हमारा 9 रुपए ज्यादा शो कर रहा है और कैशबुक में हमारा 9 रुपए कम शो कर रहा है। ये बात हो रहा है कि नहीं? यही बात हम लोग यहां लिख देंगे। क्या होगा हमारा लास्ट वाले में कि हमारा पासबुक में 9 रुपए जो है ज्यादा शो कर रहा है और कैशबुक में हमारा 9 रुपए कम शो कर रहा है, ठीक, ये बातें हो गया सीबीपीबी के हिसाब से। अब हमें लेखांकन कैसे करना है, क्योंकि ये बैलेंस एज पर पासबुक है और हमने आपको बताया कि बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो उसे कैसे लिखना है। तो देखिए बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो उसका सारा का सारा लेखांकन हमारा कैशबुक के हिसाब से होगा, यानी पासबुक को कट कर दिए, कैशबुक के हिसाब से लेखांकन करना है। चलो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे पासबुक को कट, हम लोग कर दिए पासबुक को कट और सारा काम कैशबुक के हिसाब से करेंगे, यानी कैशबुक में जो चीज जुड़ेगा उसको जोड़ना है, कैशबुक में जो चीज घटेगा उसको हटाना है, इस तरह से पूरे काम करना है, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो भाई अगर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस पर फॉर्मेट जाएगा, फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे ऊपर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। डेट क्या है यहाँ पर? एज एट, इस क्वेश्चन का डेट है 30 जून 2019। देखिए हर बार डेट अलग दिख जा रहा है ना, क्योंकि कोई भी डेट पे व्यापारी अपना इसको मिला सकता है, ठीक है। 30 जून 2019 इस डेट पे हमारा बनेगा और फॉर्मेट जब ड्रॉ होगा
तो अमाउंट के लिए हम लोग का 2 कॉलम, अमाउंट के लिए हमारा 2 कॉलम हो गया और बाकी पर्टिकुलर्स हो गया। कैसे? इस जगह पे लिख दिया पर्टिकुलर्स, यहां पर लिख दिया अमाउंट, यहां पे लिख दिया फाइनल अमाउंट। ठीक, ये हो गया, दोनों में रुपए का सिंबल डाल दिए। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत है बैलेंस एज पर पासबुक से, तो हम लोग लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या होता है? ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का क्वेश्चन में दिया हुआ है। शुरुआत हम लोग इसी से कर देंगे, देख लीजिए। बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपए दिया। फिर इसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड वाले आइटम सब लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐड वाले आइटम जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आइटम ऐड हो रहा है? ये 3,887 रुपए वाला। अब ये 3,887 का क्या है भाई? तो ये है 3 चेक जो है जमा किया गया था किंतु वसूल नहीं हुआ था, यही है ना, यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यही बात है। तो हम लोग लिख देंगे चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। और हम लोग अमाउंट डाल देंगे, कितने कितने का 3 चेक है, तीनों चेक इस तरह से शो भी कर देंगे ब्रैकेट में। हमारा जो है 1,000, 2,000, 887, 1,000, 2,000, 887, 1,000, 2,000 और 887, तीनों मिलाकर हमारे कितना होगा? 3,887। ठीक है, पहला जोड़ने वाला आइटम हो गया। फिर दूसरा हमारा जोड़ने वाला आइटम क्या है भाई? दूसरा जोड़ने वाला आइटम ये 30 रुपए वाला है। ठीक है, अब ये 30 रुपए वाला क्या है? अगर 30 रुपए वाला आइटम हम लोग देखेंगे दूसरा जोड़ने वाला, तो ये बैंक व्यय है, बैंक व्यय वसूल हुआ है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, बैंक व्यय को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक। ठीक बात, ये कितना हो गया? ये हमारा 30 रुपए, इसको हम लोग डाल दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है? ये 150 वाला, बात समझे? अगला हमारा ये 150 वाला आइटम हम लोग लिख लेंगे। 150 वाला आइटम ऐड वाला है। तो 150 वाला आइटम क्या है कि बैंक ड्राफ्ट जो है ग्राहक से प्राप्त हुआ था, लेकिन क्या हुआ था? किंतु रोकड़ बही में पुस्तक में लिख दिया, लेकिन बैंक भेजना भूल गए। ठीक है, यानी बैंक ड्राफ्ट कलेक्टेड बट नॉट सेंड टू द बैंक। ठीक है, यही ना है कि हमने बैंक नहीं भेजा है। ठीक है, तो यही बात है। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं बैंक ड्राफ्ट इंटर्ड इन कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में लिख दिया गया इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक में नहीं भेजा गया। ठीक है, कितने रुपए का है? ये 150 रुपए का। तो ये बात हो गया। अब ये तीनों ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो रहा है? ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 7। फिर 8 3 11 है ना बात, और 11 5 16, 16 का 6 हो गया, यहाँ से लगा 1, 8 1 9 1 10 का 0, यहाँ से लगा 1 4, 4,067। अब ऐड कर देंगे तो ये हो गया 14,067। तो ये हमारा ऐड वाला आइटम हो गया। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा ऐड वाला आइटम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग को आगे लेकर के चलना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को आगे लेकर के कुछ और चलना है। अब वो कैसे होगा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग घटाने वाला आइटम ले चलेंगे। तो घटाने वाले आइटम को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लोग लेस लिख दिया। ठीक है, इस चीज को लेस लिख दिया। और क्या क्या चीज घटेगा? तो सबसे पहले ये घटेगा 1,422। फिर उसके बाद हमारा ये 9 रुपए ये घटेगा। तो 1,422 हमारा क्या आइटम है? 1,422 ये है। 2 चेक जो है वो निर्मित किया गया था, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था। ये ना, निर्मित किया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे? चेक, पहला पॉइंट, चेक्स इशूड। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितने रुपए का? 2 चेक हमारे पास है। एक चेक है 410, दूसरा है 1,012। एक चेक है 410, दूसरा है 1,012 रुपए का। ये दोनों है, दोनों मिला के हमारा कितना हो गया? 1,422 रुपए। ठीक है, यही है ना, 1,422 रुपए। फिर अगला 9 रुपए वाला। अब 9 रुपए वाला क्या है? तो 9 रुपए वाला हमारा जो है
लंबा चौड़ा काम हो गया। 9 रुपए वाले में क्या हो रहा है ये देखिए, 9 रुपए वाले में हम लोग को दिख रहा है यहां पर सीधे सीधे कि 54 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया था, किंतु भूल से रोकड़ बही में 54 के स्थान पर जो है 45 रुपए लिख दिया गया। ठीक है, तो इसे जो है पूरा कहानी की तरह बता दो कि क्या हुआ है भाई। तो यहां पर हुआ है ए चेक, ठीक है, ऑफ ₹54, ठीक है, वाज डिपॉजिटेड, जमा हुआ है, कहां पे जमा हुआ है, तो क्या बोला है, एक चेक जो है बैंक में जमा किया। ठीक है, तो वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है, या फिर इन द बैंक, इन द बैंक, यानी चेक जो है 54 रुपए का बैंक में जमा हुआ है। ठीक है, बट बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, अब गलती से क्या हो गया, गलती से लिख दिया गया 54 के जगह पर कितना, 45 रुपए। तो ठीक है, बाय मिस्टेक 45 रुपीज वाज रिटेन, ठीक है, वाज रिटेन, ठीक, इंस्टीड ऑफ 54, यानी 54 के जगह पर हमारा 45 रुपए लिख दिया गया, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ ₹54, ठीक है, किसमें लिखा गया, तो कैश बुक में लिखा गया। ठीक है, इन द कैश बुक। अब ये क्या होता है ना, इंग्लिश में आपको कहानी बनाना पड़ेगा भाई, जो चीज है, बात क्लियर है। तो ऐसे करके अब ये कितना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, तो इसका इंपैक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारा 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ये 54 माइनस 45, यानी 9 रुपए के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हमारा ये हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गया, ये सारी घटनाएं हमने लिख दिया। अब ये घटाने वाला आइटम है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इन लोग को जोड़ देंगे। तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 1 3 हो गया, फिर इसके बाद ये 4 हो गया, और फिर ये 1 हो गया, 1431 रुपए हमारा यहाँ पर लिखा गया। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये घटाने का आइटम है तो ऊपर से घटेगा। ठीक है, तो घटेगा तो कितना होगा, 7 में से 1 गया तो हो गया 6, यही ना होगा, 6 में से 3 गया तो ये हो गया 3, फिर ये 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10 में से 4 गया तो हमारा कितना हो गया 6, फिर इसके बाद हमारा ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो हमारा हो गया 2, और फिर ये 1, तो 12,636 रुपए, कितना, 12,636 रुपए हमारा लिखा जाएगा यहाँ पर। और ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है ना, ये बैलेंस एज पर, सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक चल रहा है ना, तो पासबुक है तो कैश बुक में आ जाएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है यानी बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब नीचे जगह नहीं, आप समझ लीजिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए है। ठीक बात, तो ये हमारा बन गया, बात क्लियर है। तो ये हमने 2 मेथड से आपको बता दिया। अब इसी तरह आगे भी आप इस बात को समझिएगा, अगर बैलेंस सॉरी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रहेगा तो आपको कैश बुक के हिसाब से काम कर देना, जैसे इसमें हुआ था। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहेगा तो आपको पासबुक के हिसाब से काम कर देना, जैसे इसमें हुआ था और यहाँ पर इसमें हुआ था। ठीक है, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड एकदम सिमिलर है जोड़ घटाने के लिए, और ये वाला मेथड और ये वाला मेथड एकदम सिमिलर है जोड़ घटाने के लिए। तो आप जो है उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन बस एक बात और हमने आपको बताया क्या, कि यदि यहां पर निगेटिव आ जाता है तो आपका कैश बुक से पासबुक तो चेंज होगा, यानी पासबुक से कैश बुक तो चेंज होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन ये बैलेंस भी चेंज होने लगेगा, फिर बैलेंस से बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि बैलेंस से ओवरड्राफ्ट आ जाएगा और ओवरड्राफ्ट से बैलेंस आ जाएगा, तो ये भी चेंज होने लगा अगर निगेटिव हो जाएगा तो। आप अपने किताब से ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, जिस तरीके से हमने समझाया, बहुत आसान विधि है, आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। चलो भाई, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने बीआरएस कंप्लीट किया। बीआरएस हमारा जो है पूरा का पूरा हो गया, अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगाएगा, बढ़िया तरीके से समझेगा, बहुत आसान है, अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी बातें आ जाएगा। होमवर्क क्या है, होमवर्क अपने बुक से क्वेश्चन लगाइए, है ना, अपने बुक से क्वेश्चंस लगाइए, जो भी क्वेश्चन है जितने भी हैं प्रैक्टिस करते जाइए। और आपने लगाया भी बहुत होगा हमें पता है, लेकिन अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा था, अब जाके लगाएंगे तो उनको एकदम बढ़िया तरीके से आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट किसी अगले टॉपिक पर, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।